क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लॉकवुड लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीनरी विद अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन। 2 मॉडल्स A and B आर अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख ईच। तो 2 ऑप्शन है। क्या चीज़? लॉकवुड के पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। या तो मशीनरी A खरीदें या क्या चीज़ मशीन B खरीदें। ओल्ड मशीनरी है जिसको रिप्लेस करना चाहती है लॉकवुड लिमिटेड। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो A नहीं तो B। दोनों का कॉस्ट कितने पड़ रहा है? 5 लाख। सैवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी कितना दे रखा हुआ? 1 लाख। तो जो उसके पास ऑलरेडी है उसका सैवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ? 1 लाख। द यूटिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ़ द कंपनी परचेज A। तो अगर A मशीनरी परचेज कर रहा है तो यूटिलिटी जो भी ओल्ड मशीनरी का है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या चीज़ है? एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी टू बी परचेज इन दैट केस आर ₹1 लाख। तो अगर हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं? A परचेज कर रहे हैं तो हम लोग पुराना यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा यूटिलिटी हम लोग को 1 लाख का परचेज करना होगा। इफ़ द कंपनी परचेज B, then all the existing utility will have to be replaced with the new utility costing of ₹2 लाख। तो अगर B परचेज करती है, मशीन B परचेज करती हैं, तो जितना भी यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा? उसको रिप्लेस करना होगा न्यू यूटिलिटी से, जिसका कॉस्ट कितने पड़ने वाला है? 2 लाख। द सैवेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड यूटिलिटी विल बी 0.2 लाख। तो सैवेज वैल्यू ओल्ड यूटिलिटी का कितना दे रखा है? 0.2 लाख। द अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन दे रखा हुआ है। क्या क्या दे रखा हुआ है अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन? तो ईयर 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 साल के लिए दे रखा हुआ है। प्रोजेक्ट अगर A के लिए कितना दे रखा है? 1 लाख, 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख और 1,70,000। B के लिए कितना? 2 लाख, 2,10,000, 1,80,000, 1,70,000 और 60,000। फी फैक्टर @15%, 0.87, 0.76, 0.66, 0.57, 0.5। और सैवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। 5th ईयर के एंड में सैवेज वैल्यू कितना दे रखा है? 50,000 और 60,000। द टारगेटेड रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 15%। तो के कितना दे रखा है? 15%, जिसका हम लोग को पीवी फैक्टर भी दे रखा हुआ था। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द 2 मशीनरी सेपरेटली। तो दोनों मशीनरी का हम लोग को क्या चीज़ निकालना है? सेपरेटली एनपीवी निकालना है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है और डिजायरेटरी फैक्टर निकालना है। तो हम लोग को एनपीवी भी निकालना है, डिस्काउंटेड पेबैक भी निकालना है और थर्ड में डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी निकालना है। फिर एडवाइस करना है, एडवाइस स्विच ऑफ द मशीन टू बी सिलेक्टेड। तो कौन सा मशीन सेलेक्ट करना चाहिए वो भी हम लोग को एडवाइस करना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या मेनली क्या चीज़ दे रखा हुआ? कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है और कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है। आउटफ्लो में कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग को आउटफ्लो निकालना होगा। कैसे? जो परचेज कॉस्ट हो रहा है, फिर यूटिलिटी का कॉस्ट हो रहा है, माइनस स्क्रैप का जो है हम लोग को सैवेज का मतलब बेच करके जो भी पैसा आने वाला है उसको हम लोग क्या चीज़ कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग को आउटफ्लो निकल के आ जाएगा और इनफ्लो दे रखा हुआ है। तो उस तरह से हम लोग एनपीवी निकाल लेंगे, डिस्काउंटेड पेबैक भी निकालेंगे और थर्ड में क्या चीज़ था? थर्ड में डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी निकाल लेंगे। और उसके बाद बताना है कि हम लोग को कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब कौन सा मशीनरी सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? आउटफ्लो। क्वेश्चन नंबर 1 है आउटफ्लो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन का कॉस्ट कितने लगने वाला था दोनों केस में? 5 लाख ईच। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, अगर A परचेज कर रहा तो यूटिलिटी कितने का परचेज करना पड़ रहा था? 1 लाख और पुराने वाला यूज कर लेते, और B से करने से कितना लग रहा था? 2 लाख का। फिर नेक्स्ट में क्या चीज़ है? सैवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी माइनस क्या करेंगे? सैवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी। अगर हम लोग मशीनरी ए परचेज करते हैं तो सैवेज वैल्यू ओल्ड मशीनरी का हम लोग यूज़ ही कर लेंगे, खुद में ही यूज़ कर लेंगे।
तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। लेकिन बी परचेज कर रहे हैं तो हम लोग को यूटिलिटी न्यू पूरा रिप्लेस करना पड़ रहा था न्यू से, तो न्यू से ये रिप्लेस करना रहता था, पुराना वाला हम लोग बेच करके तो पैसा निकाल सकते हैं ना। तो उस टाइम में कितना था, 20,000, कितना था 20,000। और सैवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी, सैवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी, सैवेज वैल्यू ऑफ यूटिलिटी था यहाँ पे, ओल्ड यूटिलिटी। अब सैवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी, दोनों ही टाइम में हम लोग क्या चीज़ करना होगा, ओल्ड मशीनरी को बेचना होगा, तो उसका सैवेज वैल्यू कितना दे रखा था 1 लाख, तो वो हम लोग को पैसा आ जाएगा, तो इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग को नेट में क्या कितना पैसा लगा, ए परचेज करने से 5 लाख और बी परचेज करने से कितना लगा 5,80,000। सबसे पहले हम लोग का क्या था, कॉस्ट ऑफ मशीनरी था। कॉस्ट ऑफ मशीनरी के बाद हम लोग को यूटिलिटी परचेज करना पड़ रहा था, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो गया, यूटिलिटी परचेज करना हुआ, माइनस ओल्ड मशीनरी को अगर हम लोग बेचेंगे तो उससे हम लोग को जो पैसा आएगा वो भी माइनस करेंगे, या ओल्ड यूटिलिटी को बेच करके जो भी पैसा आएगा वो भी हम लोग माइनस करेंगे। मशीनरी ए के टाइम में ओल्ड यूटिलिटी हम लोग क्या करते, खुद यूज़ कर लेते थे, इसलिए उस टाइम में माइनस नहीं किए थे, और मशीनरी बी के टाइम में हम लोग ओल्ड यूटिलिटी को माइनस किए थे। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना था, एनपीवी निकालना है। ईयर 0 में, फिर 1 2 3 4 5, एनपीवी फैक्टर कितना लेना था, @15% जो कि दे रखा हुआ है। तो 0 ईयर के लिए कितना है 1 ही होगा, और बाकी के लिए दे रखा हुआ है कितना कितना दे रखा हुआ है 0.87, 0.76, 0.66, 0.57, 0.50, ये हम लोग को एनपीवी दे रखा हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या चीज़ है, मशीन ए के लिए, और फिर क्या है मशीन बी के लिए। मशीन ए के टाइम में कैश फ्लो कितना कितना आ रहा था, पहले तो हम लोग का 5 लाख का गया था, कैश आउटफ्लो हुआ था, पहले हम लोग का क्या था 5 लाख का कैश आउटफ्लो हुआ था, और बाकी में क्या है इनफ्लो है। ईयर 1 में कितना है 1 लाख, फिर 1.5 लाख, 1.8 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1.7 लाख। फिर इसी तरह से मशीन बी के लिए कितना होगा कैश फ्लो 5.8 लाख हम लोग का जा रहा है अभी जो निकाले हैं आउटफ्लो में। फिर हम लोग को ईयर 1 में कितना आ रहा था 2 लाख, फिर 2.1 लाख, फिर 1.8 लाख, फिर 1.7 लाख, फिर कितना था 0.4 लाख। इस तरह से हम लोग का क्या आ रहा था, मतलब कैश इनफ्लो आ रहा था, आउटफ्लो। और सैवेज वैल्यू हम लोग को भी मिल रहा, सैवेज वैल्यू ईयर 5 में मिल रहा है। तो ईयर 5 में जिसका मतलब क्या था पीवी फैक्टर कितना था, पीवी फैक्टर 0.50, तो सैवेज वैल्यू इसमें कितना आ रहा था 0.50, इसमें भी 0.50, 0.50 मतलब 50,000, ठीक है, सैवेज वैल्यू आ रहा था। अब हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, तो हम लोग कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइम में 5 हो गया, इस टाइम में 0.87, फिर 1.5 इंटू 0.76 तो 1.14, फिर 0.66 इंटू 1.8 तो ये कितना आ गया 1.08, सॉरी 1.6 इंटू 1.8, $1.19
1.19 है, 2 इंटू 0.57, 1.7 इंटू 0.5, 0.25। ऐड करते हैं 0.87 प्लस 1.14 प्लस पॉइंट -5, तो 0.44, ये हम लोग का क्या आ गया, NPV आ गया। इसमें कितना आएगा ये आप लोग खुद से बनाइए जल्दी जल्दी। तो यहाँ क्या आ गया 0.20। तो इस तरह से हम लोग का NPV आ गया। NPV कितना, मशीन ए के लिए 0.44 आया था जीरो, और मशीन बी के लिए कितना था 0.20। ये हम लोग का NPV हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, डिस्काउंटेड पेबैक। अब हम लोग को डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये हम लोग कैसे निकालते थे, क्यूमुलेटिव फैक्टर को कंसीडर करने के बाद। ये हम लोग क्यूमुलेटिव फैक्टर कंसीडर करने के बाद निकालते थे। तो ईयर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ये मशीनरी ए के लिए है और ये बी के लिए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना है, फिर इसका क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फिर प्रोजेक्ट के बी के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फिर क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, तो ईयर 1 के लिए कितना था 0.87, प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे 0.87, तो ये कितना आ जाएगा 0.87। फिर ईयर 2 के लिए कितना था 1.14, ये कितना आ जाएगा 1.14। ईयर 3 के लिए कितना था 1.19, तो ये कितना आ जाएगा 1.19। ईयर 4 के लिए 1 पॉइंट कितना है 14, तो ये कितना आ जाएगा 1.14। ईयर 5 में 2 है, ईयर 5 में कितना है 2 है, 0.85 और 0.25, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं 0.85 प्लस 0.25, तो ये कितना आ गया 1.1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.1। ये प्रोजेक्ट ए का क्या चीज़ था, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू था, मतलब प्रेजेंट वैल्यू था। इस तरह से प्रोजेक्ट बी का भी निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना था 1.74,
सेकेंड ईयर में कितना था 1.6, थर्ड ईयर में 1.19, फोर्थ में 0.97 और फिफ्थ में कितना दे रखा हुआ है 0.2 प्लस 0.3, तो ये कितना आ गया 0.5। अब क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फैक्टर फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ जाता है, सेम आ जाता है। सेकेंड ईयर के लिए 0.87 प्लस कितना करेंगे 1.14, तो ये कितना आ गया 2.01 प्लस 1.19, तो ये कितना आ गया 3.2 प्लस 1.14, तो ये कितना आ गया 4.34, फिर प्लस 1.1, तो ये कितना आ गया 5.44। ये आ गया हम लोग का। इस तरह से प्रोजेक्ट बी में 1.74 प्लस 1.6, तो ये कितना आ गया 3.34 प्लस 1.19, तो ये कितना आ गया 4.53 प्लस 0.97, तो ये आ गया 5.5 प्लस 0.5, तो ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 6 आ गया। तो ये हम लोग का क्या क्यूमुलेटिव फैक्टर भी आ गया। अब मशीन ए के लिए हम लोग का कितना था कैश आउटफ्लो कितना दे रखा था 5 लाख। मशीन ए के लिए हम लोग 5 लाख निकाले थे, क्या चीज़ कैश आउटफ्लो निकाले थे। तो मशीन ए के लिए हम लोग का कितना हो जाएगा डिस्काउंटेड पेबैक में मशीन ए के लिए कितना हो जाएगा 5 लाख से जस्ट पहले वाला फिगर कौन सा है क्यूमुलेटिव फैक्टर में कहाँ पे है, तो फोर्थ ईयर में, तो 4 ईयर प्लस और कितना चाहिए तो 5 लाख हो जाएगा, तो 5 माइनस 4.34, तो और हम लोग को कितना चाहिए 0.66, तो 0.66 ये कहाँ से लेंगे, ये हम लोग फिफ्थ ईयर के डिस्काउंटेड कैश फ्लो में से। तो फिफ्थ ईयर का कितना था 1.1। एक और फिर से देख लीजिए हम लोग क्या चीज़ डिस्काउंटेड, सबसे पहले पे बैक पीरियड कैसे निकालते थे क्यूमुलेटिव फैक्टर को निकाल करके। क्यूमुलेटिव फैक्टर में हम लोग देते थे कैश आउटफ्लो कितना है उससे जस्ट पहले वाला फिगर, तो कैश आउटफ्लो से जस्ट पहले वाला फिगर क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में कितना दे रखा है 4.34, तो ये कौन से ईयर में 4 ईयर में, तो कितना हो गया 4 ईयर प्लस और कितना पैसा चाहिए तो कैश फ्लो आउटफ्लो इक्वल हो जाएगा। तो और हम लोग को कितना चाहिए, तो 5 लाख हम लोग का कैश आउटफ्लो था, माइनस कितना कर दिए 4.34, तो और हम लोग को 0.66 चाहिए। ये हम लोग कहाँ से लेंगे, तो उसके नेक्स्ट ईयर में से, तो उसके नेक्स्ट ईयर फिफ्थ ईयर है, तो फिफ्थ ईयर में 1.1 है, तो 1.1 से ले लेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.66 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 4, तो 4.6 ईयर कितना आ गया इसका 4.6 ईयर। फिर बी के लिए कितना था हम लोग का 5.8 था हम लोग का आउटफ्लो, तो 5.8 से जस्ट पहले वाला फिगर क्या है 5.5 क्यूमुलेटिव फैक्टर में, तो ये 4 ईयर में है प्लस और कितना चाहिए हम लोग को, तो 0.5 चाहिए, कितना चाहिए 0.5 चाहिए, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 5.8 लाख आ जाएगा। नहीं 0.5 नहीं चाहिए था, 5.8 माइनस 5.5 करेंगे तो और हम लोग को 0.3 चाहिए था, कितना चाहिए था 0.3 डिवाइड बाई ये कहाँ से लेंगे हम लोग इस 0.5 से, तो 0.5, तो ये कैसे आ जाएगा 0.5, तो ये भी आ गया 4.6 ईयर। कितना आ गया पेबैक पीरियड 4.6 ईयर। तो ये समझ में आ गया दोनों का पेबैक पीरियड कितना आ गया 4.6 ईयर। दोनों में एनपीवी निकाले थे, एनपीवी ए के लिए कितना था 0.44, बी के लिए कितना था 0.20, तो ये हम लोग का निकल के आया था। अब हम लोग को क्या निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब हम लोग को क्या निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, ये होता था ना। अब ए में और दूसरा क्या में है बी में, तो ए में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है उसके लिए हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना ऐड करेंगे 0.87 प्लस 1.14 प्लस 1.19 फिर 1.14 प्लस 0.85 प्लस 0.25, तो इसमें हम लोग को कितना आ गया था 5.44। कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है 5.44 डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था 5, तो डिवाइड बाय कितना कर दिए 5 कर दिए,
तो हम लोग का इसमें कितना आ गया 1.088, ये हम लोग आ गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है। प्रोजेक्ट बी का कैश इनफ्लो कैसे है, कैसे निकालेंगे, तो यही 1.74 प्लस कितना करेंगे 1.6 प्लस 1.19 प्लस 0.97 प्लस 0.5, तो ये इसका कितना आ गया 6 आ गया। और कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था 5.8, कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था 5.8, तो 6 डिवाइड बाय 5.8, तो ये कितना आ गया 1.034। तो ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। तो अगर देखिए प्रोजेक्ट एनपीवी के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, तो प्रोजेक्ट ए एनपीवी के हिसाब से कौन सा अच्छा है, तो प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट करना चाहिए। पे बैक पीरियड दोनों में सेम है, तो इससे कुछ बोल नहीं सकते। फिर क्या चीज़, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट ए, जिसका मतलब हायर एनपीवी हो या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका हायर होता है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से भी कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट ए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।